प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से घोटाले का जिक्र हुआ है और वो क्यों हुआ है वो आपको खबर में आगे बताएंगे। लेकिन कुछ लोगों की फितरत हो जाती है कि वो गलत काम ही करेंगे, भ्रष्टाचार ही करेंगे। ऐसे ही कुछ लोगों का भांडाफोड़ हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम ने साल 2013 से 14 में हुए अनुदान घोटाले में 13 साल बाद बड़ी कार्यवाही हुई। बैंक के डिस्पैचर के गिरफ्तार होने के बाद विभाग के कार्यालय में हलचल बढ़ी हुई है। लाभार्थियों के 75 लाख रुपए के अनुदान की राशि को विभागीय अफसर एवं बैंक कर्मचारी चट कर गए थे। फर्जी नाम व दस्तावेजों पर अनुदान की राशि को दूसरे बैंक खातों में स्थानांतरण कर निकाल दिया गया। मामले में ईओडब्ल्यू कोतवाली में हुई एफआईआर के आधार पर जांच कर रही थी। उधर शासन में जांच चल रही थी। घोटाले के आरोपियों से रिकवरी शासन करेगा। घोटाले होने के बाद शासन ने जिले से पूरा रिकॉर्ड मेरठ मंगवा लिया था और टीमों ने भी आकर दस्तावेज खंगाले थे। इसके अलावा जिन लाभार्थियों के नाम पर फर्जी तरीके से अनुदान निकाला गया उनमें से कई की मृत्यु हो चुकी है। घोटाले के मास्टरमाइंड अभी कई और अधिकारी व कर्मचारी भी हैं। कार्यवाही होने के बाद से अन्य आरोपियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। इनमें कर्मचारी की मृत्यु भी हो चुकी है। घोटाले होने के विभाग में कामकाज काफी प्रभावित हुआ था। वित्तीय विकास निगम में अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण दिया जाता है जिससे वो अपनी आजीविका चला सके। साल 2013 से 14 में अनुगम में कुछ लाभार्थियों को ऋण दिया गया, मगर इन लाभार्थियों को अनुदान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। विभाग के 3 अधिकारी व बैंक कर्मियों में मिलकर लाभार्थियों के अनुदान की 75 लाख रुपए की राशि को दूसरे फर्जी नाम से दूसरे खातों में स्थानांतरित करा लिया था। लाभार्थियों को अनुदान के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने बैंक जाकर राशि चेक कराई तो वो दूसरे खातों में भेजी जानी बताई गई। इसके बाद घोटाले का बम फूटा था। पूरे मामले में तत्कालीन सीडीओ चुनकू राम पटेल ने जांच कराई तो प्रकरण सामने आ गया। मामले में सहायक प्रबंधक, सहायक लेखाकार व जिला प्रबंधक को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद से प्रकरण में ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी वित्तीय विकास निगम नीलम चौहान ने कहा कि प्रकरण काफी पुराना है, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। शासन व ईओडब्ल्यू से जांच चल रही है। शासन स्तर से नियम के मुताबिक कार्यवाही हो रही है। विभाग जो आदेश मिलेंगे उस पर कार्य होगा। इतना ही नहीं, करोड़ों के स्टाम्प घोटाले में मुख्य मास्टरमाइंड और 25,000 के इनामी विशाल वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में रजिस्ट्री कार्यालय में कई अफसरों और कर्मचारियों के नाम का खुलासा हुआ है जो रजिस्ट्री कराने में मदद करते थे। पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है कि स्टाम्प कहां से और कैसे लाए जा रहे थे। इस पूरे मामले में कई अफसरों की गर्दन फंसने वाली है। मेरठ में फर्जी स्टाम्प के जरिए करोड़ों का घोटाला अंजाम दिया था। मामले का खुलासा होने के बाद सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मचारियों अधिकारियों ने जांच के बाद 997 बेनामों में इसी तरह के स्टाम्प के इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि की और मुकदमे दर्ज कराए। दूसरी तरफ विशाल वर्मा की घेराबंदी शुरू कर दी गई। विशाल वर्मा पर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हुए। शासन ने गंभीर मामले में मेरठ में कमिश्नर के नेतृत्व में जांच कमेटी भी बनाई। पुलिस ने विशाल वर्मा के 2 साथियों को 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, सुल्तानपुर स्पेशल टास्क फोर्स ने साइंस सिटी कंपनी घोटाले में शामिल 50,000 के इनामिया अब्दुल हक को अयोध्या के रोनाही क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ कोतवाली नगर में भी धोखाधड़ी व ठगी का केस दर्ज है। इसी मामले में आरोपी को लेकर एसटीएफ कोतवाली नगर पहुंची, जहां से आरोपियों को कोर्ट ले जाया गया। इसके बाद उसे जिला जेल भेज दिया गया। एसटीएफ की पकड़ में आए अयोध्या जिले के रोनाही थाना क्षेत्र के सनाहा गांव के रहने वाले आरोपी अब्दुल हक ने खुलासा किया कि 2014 से 2019 तक
साइंस सिटी कंपनी में चालक पद पर काम कर रहा था। वो साइंस सिटी कंपनी के एमडी आसिफ नसीम की गाड़ी चलाता था। आसिफ नसीम ने आरोपी अब्दुल के काम को देखते हुए उसे सुल्तानपुर में नई साइट शुरू करने को कहा था। नई साइट के तौर पर शुरू की गई साइंस सिटी प्रॉक्सिमा डेवलपर्स में आरोपी अब्दुल हक को बतौर पार्टनर रजिस्टर्ड कराया गया था। गोसाईगंज क्षेत्र के पास भूमि में निवेश कराने के नाम पर लोगों से पैसे निवेश कराए गए थे। कंपनी के भाग जाने पर पार्टनर होने से उनके खिलाफ कोतवाली नगर में साल 2022 में 3 केस दर्ज कराए गए थे। पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र में उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। एसटीएफ के उप निरीक्षक शिव कुमार अवस्थी ने बताया कि आरोपी अब्दुल हक गिरफ्तारी से बचने के लिए लोकेशन बदल रहा था। उसे अयोध्या के रोनाही थाना क्षेत्र से ड्योड़ी बाजार के पास से गिरफ्तार कर कोतवाली नगर पुलिस के हवाले किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर नारद मुनि सिंह ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। इससे पहले गोबर घोटाले भी सामने आ चुके हैं। विकास कार्यों में सरकारी धन का गोलमाल करने की आपने तमाम मामले देखे होंगे, लेकिन गोबर में खेल करने का मामला इससे पहले शायद ही आपने सुना होगा। गौशाला संचालन की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी भी मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। जिले में 88 गौशाले संचालित हैं। इनमें करीब 23,000 गौवंश संरक्षित है। चारा दाना के लिए सरकार हर दिन प्रति मवेशी के हिसाब से पहले 30 रुपए और अब 50 रुपए की दर से भुगतान कर रही है। पशुओं की संख्या के अनुसार हर माह 3.45 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। पिछले 3 वर्ष में 30 रुपए की दर से दिए गए पैसे को जोड़ दिया जाए तो करीब 88.53 करोड़ रुपए गौशाला में संरक्षित पशुओं को खिलाया जा चुका है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम का आहार खाने के बाद गौशालाओं में गोबर क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा भी नहीं है कि गौशालाओं में गोबर नहीं निकल रहा। गांव में लोगों का कहना है कि गोबर को गौशाला संचालक व अधिकारी बेचकर अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिले के अधिकारी भी गौशाला में निकल रहे गोबर को आग बंद किए हुए हैं। जिम्मेदारी अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, एसडीएम, बीसीओ, पंचायत सचिव किसी ने गोबर से बनी कंपोस्ट खाद को सीधे बेचने के लिए सरकारी दर निर्धारित करने की जहमत नहीं उठाई। इसी का फायदा उठाकर गौशाला का संचालन करने वाले अधिकारी गोबर को बेचकर पैसा जेब में रख रहे हैं, जबकि इस पैसे को सरकारी खाते में जमा करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। शासन की मंशा थी कि ये गौशाला में संरक्षित पशुओं में से दूध देने वाले पशुओं को अलग रखकर दूध उत्पादन से आए व गोबर से लट्टे उपले व स्वयं सहायकों समूह को जोड़कर उपयोगी सामान जैसे दीपक, धूप, मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती आदि का निर्माण कराने की योजना थी, लेकिन ये योजना कागज तक ही सीमित हो गई है। स्वयं सहायता समूह को जोड़ने की स्कीम कागज से बाहर नहीं निकल पाई। एक गौशाला से औसतन प्रतिदिन एक ट्रॉली गोबर निकलता है। बाजार में एक ट्रॉली गोबर की कीमत 800 रुपए है। इस दर से हम सभी गौशाला को देखते तो प्रतिदिन करीब 70,000 रुपए का गोबर निकलता है। इसी अनुपात को साल में देखें तो 2.35 करोड़ रुपए होते हैं। इससे सहज ही आंकड़ा लगाया जा सकता है कि अभी तक कितना बड़ा गोबर घोटाला किया गया है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भर्ती घोटाला सामने आया। भर्ती प्रक्रिया को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के क्रम में कई बड़े पहलू सामने आए। भर्ती प्रक्रिया में जिस प्रकार का खेल किया गया उसे देखकर हाई कोर्ट ने भी इसे घोटाला करार दिया। भर्ती घोटाले को जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की गई। यूपी विधानसभा में हुए भर्ती के खेल का एक एक पहलू सामने आया। यह हैरान करने वाला है। दरअसल यूपी विधानसभा में 186 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। इसके लिए 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। विधानसभा में हुई नियुक्ति मामले में सामने आया कि 38 पदों की वीवीआईपी के रिश्तेदारों की भर्ती हुई। नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जिस फर्म को हायर किया गया था वो 2 कमरों में चलती पाई गई। यूपी विधानसभा भर्ती प्रक्रिया को लेकर जिस प्रकार का खुलासा सामने आया उसने हर किसी को हैरान किया। इस भर्ती प्रक्रिया में नौकरी पाने वाला हर 5वां अभ्यर्थी वीआईपी का रिश्तेदार निकला। प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव से लेकर
मंत्री तक के रिश्तेदारों को नौकरी दी गई। मंत्री महेंद्र सिंह के भतीजे को यूपी विधानसभा में नियुक्ति मिली। प्रमुख सचिव जयप्रकाश सिंह के बेटा और बेटी भी इसका लाभ पाने वाले रह गए। वहीं प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के भाई के 2 बेटे, प्रमुख सचिव राजेश सिंह के बेटे, डिप्टी लोकायुक्त दिनेश सिंह के बेटे को भी जॉब मिली। यही नहीं, पूर्व सीएम अखिलेश यादव के करीबी नीतू यादव के भतीजे को भी नौकरी मिली। उत्तर प्रदेश में 180 रिक्तियों को लेकर चली नौकरी की प्रतिक्रिया को सागर में एक छोटी बूंद के समान माना जाता है। नेताओं से लेकर सरकार तक लगातार भर्ती में गड़बड़ी नहीं होने का दावा करती है, लेकिन विधानसभा भर्ती मामले में हलचल बढ़ी हुई है। हलचल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे चौंकाने वाला घोटाला कहा। अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट में इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई। भर्ती में ईमानदारी और भाई भतीजावाद पर सवाल उठाए गए। साल 2020 से 21 में आयोजित कम से कम 2 दौर की परीक्षाओं के बाद यूपी विधानसभा और विधान परिषद में प्रशासनिक पदों पर भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराई गई। इनमें से 5वां हिस्सा उन उम्मीदवारों को मिला है जो अधिकारियों के रिश्तेदार हैं। यानी कुल मिलाकर ये ऐसे घोटाले हैं जो यूपी सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।